Morning students. Second part of the series, the rise of nationalism. In this lecture, we will discuss first topic, French Revolution and the idea of nation. In this topic, we will discuss the Civil Code of Napoleonic 1904 and what were the changes occurred in France during 1789 to 1850. कर सकते हैं इस लेक्चर में हम करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लेक्चर का। इन सब के अलावा यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1789 से 1815 के बीच में यूरोप में क्या क्या देखने को मिला। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार वहाँ पे नेपोलियन द्वारा क्या देखने को मिला और उन चेंजेस के दौरान क्या वो लोगों के लिए भलाई के लिए थे, क्या सभी लोग उस चेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे थे, क्या किन्हीं कुछ सोसाइटीज को उनसे दिक्कतें भी थी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला पैराग्राफ में ये दिया गया है क्या कि 1789 में एक मोनार्चियल स्टेट से एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, दैट मीन्स कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में कन्वर्ट किया गया। और इसके लिए वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की सोसाइटी थी, काफी हद तक ये चेंज चाहती थी। अब इसका कारण भी जाते हैं, हम क्लास में पढ़ेंगे तो सस्टेनेबल वहाँ पे आप देख 1789 के बीच में काफी हद तक हादसे पर हंगर बढ़ गया था और इन सब कारणों से वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी काफी हद तक घट चुकी थी। इसके अलावा लगातार कंटिन्यूस टैक्सेस के बढ़ने के कारण से लोग वहाँ पे काफी हद तक सरकार से नाखुश थे और यही नाराजगी जो है वो इस रेवोल्यूशन का कारण बनी, फ्रेंच कारण बनी। अब यहाँ पे बेसिकली बात की जाए 1789 एक चिंगारी के रूप में निकली, जो कि कहीं ना कहीं मोनार्ची सिस्टम को आग लगाकर पूरे यूरोप में खत्म बात कही। यहाँ पे ये भी कहा गया फर्स्ट पैराग्राफ में कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे सोवर्जिनिटी जो है वो कहीं ना कहीं लाने की बात की गई और मोनार्ची को खत्म करने के बाद, और ये किसके द्वारा किया गया, तो फ्रेंच सिटीजन, फ्रेंच बॉडीज के द्वारा ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची, दैट मींस मोनार्ची से सोवरेनिटी के रूप में बदल गया। अब पहले क्या था, मोनार्ची में मेरे डिसीजंस को राजा के डिसीजन के साथ डाला जाता था। अब क्या हो गया कि सोवरेनिटी आ गया तो हम राजा के अंदर बंधे हुए नहीं है, मेरा डिसीजन भी कुछ वैल्यू रखता है। इसके अलावा यहाँ पे इस चीज के बारे में दिया गया है, अगर ध्यान तो ये ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची। इसके अलावा अगर बात करें आगे तो बेसिकली धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एक नए नेशन स्टेट की बात कर रहे थे। आपने उनका कहना था कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम एक नेशन स्टेट को बिल्ड कर सकते हैं, हम अपने भाग के साथ ही पूरे यूरोप के भाग को बदल सकते हैं और एक नए तरीके से पूरे यूरोप का नक्शा बना सकते हैं, नेशन बिल्ड। इसके अलावा स्टार्टिंग में ये देखने मिला कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वगैरह जो थी वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके चल रही थी। तब कहना था कि हम फ्रेंच पीपुल हैं और हम अपने देश की शुरुआत, अपने देश को बनाने का काम जो है वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हमारा आइडिया जो होगा ये मेरा फादरलैंड है और हम लोग इसके सिटीजन, दैट मीन्स यहाँ पे आप देखिएगा ये आइडिया दिया गया, द आइडिया ऑफ ले पैट्रिक एंड फादरलैंड एंड द सिटी ऑन, दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे आइडिया दिया गया कि ले पैट्रिक दैट मीन्स फादरलैंड और ले सिटी ऑन दैट मीन्स सिटीजन के रूप में। और ये कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहा था क्या, तो नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स ये देखने मिलता है कि एक संविधान के अंदर हम सबको एक समान हक मिले और सबको एक समान अधिकार मिलने का काम हो, वो कहीं ना कहीं ये नया कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता था, ये नई नेशन स्टेट दे सकती थे और कर सकते हैं कि ये मेरी पितृभूमि है, दैट मीन्स ये मेरी वर्क लैंड है, ये मेरी पितृभूमि इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय तक कोई भी एलेग्री नहीं निकल के आया था जो कि देश को एक फेमिनिज्म के रूप में डिनोट कर रहा था। अभी तक फादरलैंड की बात कर रही है, तो ये हो गया कि सिटीजन इसीलिए क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और नेशन बिल्ड करने का काम कहीं ना कहीं हमारे हैं। सबके अलावा ये देखने को मिलता है कि जैसे ही मोनार्ची खत्म हुआ, अब अपनी सॉवरेनिटी को दिखाए रखने के लिए एक नेशनल फ्लैग को डिनोट किया गया और एक नया नेशनल फ्लैग निकल के आया जो कि एक ट्राई कलर फ्लैग था।
इसके अलावा जैसे यहाँ देख सकते हैं, और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे, एक ट्राइकलर फ्लैग निकल के आया जो कि पुराने इंपीरियल फ्लैग को चेंज कर चुका था। और ये देखने को मिला कि जो भी स्टेट जनरल्स थे वो अब इलेक्ट किए गए थे किनके द्वारा, तो भाई एक्टिव सिटीजन्स। और वो नेशनल असेंबली, उनको जो चुना जाता था वो नेशनल असेंबली के नाम पे चुना। दैट मीन्स एक तरह से कहा जाए तो वहां के कांग्रेस। अब यहाँ पे बेसिकली देखो ये एक्टिव सिटीजन्स क्या है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था वैसे लोग जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल थी और वह अपने देश के लिए अपनी कमाई का 3 दिन का टैक्स पे कर पाए। दूसरा तो मेल्स होंगे। तीसरा बेसिकली कह सकते हैं कि वहाँ पे जिनके पास राइट टू प्रॉपर्टी हो, दैट मीन्स वहाँ पे अप्रॉक्स देखा जाए तो वही 4 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं। 1 लाख। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ये तो कि नेशनल असेंबली स्टोर हो गया। दूसरा ये हो गया कि पहले सारे शपथ, दैट मीन्स सारे ओट्स जो लिए जाते थे वो किनके नाम पे, तो ये राजा के नाम पे। अब सारे शपथ, क्योंकि राजा तो है नहीं और राजा के लिए लॉयल्टी निभाना भी मेजर नहीं, पहली लॉयल्टी हो गई फर्स्ट प्रायोरिटी और लॉयल्टी जो हो गया वो देश के लिए होगी। क्यों? क्योंकि ये फादरलैंड है और हम लोग इसके सिटीजन हैं। इसके लिए यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि नए ओट्स और कस्में खाई जाने लगी। किसके लिए? तो ऑल द नेम ऑफ द नेशंस। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हो ऑल द नेम ऑफ द नेशंस। इन सब के अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निकल के आया और उसने क्या किया कि यूनिफॉर्म लॉ लेके आए। इट फॉर्मुलेटेड फॉर्म लॉ within the territories, internal customs duties and dues to were abolished and a uniform system of weight and measure were was adopted. That means करने को मिला कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म लॉ अपनाया गया। दैट मीन्स चाहे आप राजा हो, राजघराने से हो, कोई ऑटोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेसी से रिलेट करते हो या कोई पुअर पर्सन हो, सबके लिए रूल एक समान है और सबके लिए लॉ एक समान है। ना कोई इसमें राजा है, ना कोई गरीब है, और ना चाहे उसके लिए लॉ अलग अलग होगा, चाहे उसके लिए सजाएं अलग होगी। अगर सेम क्राइम आप किए हैं, सेम क्राइम कोई गरीब भी करेगा तो उन दोनों के एक समान सजा दी जाएगी, हाँ, वैलिड प्रूफ की तरह से। अब यहाँ पे ये देखने मिला कि ये सारे हो गए। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को बैन किया गया। दैट मीन्स कर सकते हैं पहले क्या होता था कि एक ही देश है लेकिन अलग अलग एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जब जाते थे भाई इंटरनल ड्यूटीज लगे, कुछ टैक्सेस पे किए जाते थे वहाँ के प्रोविंस को, और वो सारा टैक्स कहाँ जाता था तो उसके मोनार्च के पास, दैट मीन्स राजाओं के पास। तो ये इंटरनल ड्यूटीज को बैन किया गया, उनको खत्म किया गया कि एक ही टैक्स लगेगा। सेंट्रलाइज टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया और इंटरनल ड्यूटीज को खत्म। इसके अलावा ये देखने वाला कि अलग अलग जगह अलग अलग वेटिंग सिस्टम था और अलग अलग करेंसीज थी। तो इन सब को खत्म करके एक सेंट्रलाइज वेटिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज करेंसी को भी अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा एक और चीज निकल के आया क्या कि रीजनल डायलेक्ट्स जो थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग छोटे छोटे भाषाओं का यूज किया जाता था और उनके डायलेक्ट्स उन बोलियों को यूज किया जाता था और उनसे रिलेटेड बुक्स को पब्लिश किया जाता था। तो यहाँ पे देखने वाला कि एक नेशन बन गया, नेशन का ओट निकल के आ गया, नेशन का फ्लैग निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये देखने मिलता है कि एक नेशन की लैंग्वेज भी जरूरी थी। तो यहाँ पे क्योंकि उसका स्टेट जो था वो पेरिस था, तो पेरिस में जो बोले जाने वाली भाषा थी वो थी फ्रेंच। इसी कारण से फ्रांस की भी मातृभाषा, दैट मीन्स ये मदर टंग जो हो गया वो फ्रेंच को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसका नेशनल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच के रूप में यूज किया जाना शुरू हो गया। वैसे वहाँ पे कई ऐसे डायलेक्ट्स थे जो कि काफी बड़े पैमाने में बोली जाती है, लेकिन वो कैपिटल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फ्रांस का कैपिटल है और उसमें जो बोली जाने वाली भाषा है वो कॉमन लैंग्वेज वो फ्रेंच थी, तो एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो सिंपली कहें आगे तो अब रेवोल्यूशनरी जो भी फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थी उन्होंने अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठाई कि अब ये मेरा जिम्मेदारी है कि हम आजाद हो गए, दूसरों को भी आजाद करें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि
देश को डेपोटिज्म से खत्म करने के लिए, दैट मीन्स कर सकते हैं वहां पे जो पूंजीवाद है, जो लोग काफी ज्यादा पावर लेके बैठे, डेपोटिज्म का मतलब हो गया कि एक ऐसी सत्ता जिसमें सारा पावर किसी एक के हाथ में हो, दैट मीन्स मुनाज के हाथ में हो, वैसे पावर्स को खत्म किया जाए यहाँ पे कि राजा सब पे क्रूरता निभा रहा है, क्रूरता नहीं भी हो तो उसके पास सारी पावर्स है, तो दैट मीन्स उसके पावर्स को कुछ छीन के दूसरों को दिया जाए ताकि वो सब पे कमांड न कर सके। और यहाँ पे ये देखने मिलता है कि इसका काम कौन कर रहा था, तो रेवोल्यूशनरीज, दैट मीन्स रेवोल्यूशनरीज का काम निकल के आया कि वो एक मिशन पे निकले जो डेपोटिज्म को खत्म करे, डेपोटिज्म को खत्म करने का काम करे और यूरोप को एक नेशन के रूप में, अलग अलग देशों के रूप में बनाने का काम करे। जैसे जैसे ये फैलते चला गया कि फ्रांस जो है वो आज़ाद हो गया और वो अलग अलग स्टेट्स को आज़ाद कर रहे थे, तो यहाँ पर देखने को मिला कि स्टूडेंट्स, अदर मेंबर्स जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब की शुरुआत की। एक नाम सुना सुना रहा है, क्यों? क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जैकोबिन क्लब की बात सुनी थी, जब हम लोग पढ़े थे किसके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। दैट मीन्स वहाँ पे देखने मिलता है वो जैकोबिन क्लब से काफ़ी हद तक फेमस लीडर थे जिन्होंने कन्वेंशन की सरकार बनाई थी, जो सरकार बनाई गई तब वो कन्वेंशन कहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे, अलग अलग मेंबर्स थे, एजुकेटेड क्लास लोग जो थे, उन्होंने अपनी क्लब बनाई जिसको जैकोबिन्स क्लब के नाम, और वो सरकार या जो भी लोग थे जो नेशनल असेंबली के पार्ट थे, अक्सर एक अपोजिशन के रूप में बात विवाद करते रहते कि हाँ ये चीज सही नहीं है और इनमें कुछ बदलाव होनी चाहिए। के बाद आगे देखते हैं द एक्टिविटीज एंड द कैंपेन्स प्रिपेयर्ड फ्रेंच आर्मी, यानी कि ये रेवोल्यूशनरी वगैरह जो या जैकोबिन्स क्लब के कुछ पार्ट्स हो गए, इन्होंने कई एक्टिविटीज में पार्ट लिया, एक कैंपेन चलाया जिसमें फ्रेंच आर्मी अलग अलग देशों में जाके उनको लिबरलिज्म, दैट मीन्स कर सकते हैं आज़ादी का स्वाद चखा रही थी, कुछ उनको बताए थे कि आज़ादी क्या होती है। स्टार्ट में जैसे उन्होंने हॉलैंड, फ्रेंच आर्मी, यहाँ पे देखने होता है फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790। मिस कर सकते हैं यहाँ पे 1790 के दशक में फ्रेंच आर्मी जो है वो अलग अलग जगह पे देखने को मिली, हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, स्विट्जरलैंड गई, अलग अलग जगह पे जाके उनको वहाँ पे युद्ध भी लड़ा, चाहे वहाँ के मोनार्च के खिलाफ, और वहाँ पे रेवोल्यूशनरी वॉर को चालू करने का, दैट मीन्स इग्निशन लगाने का काम किया। एक भाई हम आज़ाद हो गए हैं तो आप क्यों गुलाम रहोगे, आप भी आज़ाद हो जाओ और आप भी मजे लो कि भाई आज़ादी क्या होती है, और ये मोनार्च से मोनार्ची को खत्म करने में कितना मजा आता है, डेमोक्रेसी में क्या क्या मजे होते हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं सब, अगर किसी का रसगुल्ला मीठा होता है, उनको भी मन करता है उसका भी रसगुल्ला एक बार ट्राई। दैट मीन्स यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को जलन महसूस हुई, फ्रांस आजाद हो गया, फ्रांस इतनी डेमोक्रेसी के अंदर तरक्की कर रहा है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई सेंसरशिप नहीं देखने को मिल रहा है, तो भाई हमें भी मिलनी चाहिए। फ्रांस आर्मी हमें सपोर्ट कर ही रही है, तो हम क्यों ना अपनी कुछ रेवोल्यूशनरी वॉर्स लड़े, और यही निकल के आए, यहाँ पे कई अलग अलग रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए जो कि उस देश को आज़ाद करने के लिए, मोनार्च से आज़ादी के लिए। फ्रेंच आर्मी जो है वो अपने आइडिया को अलग अलग देशों तक लेके जा रही थी, दैट मीन्स आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को कैरी कर रही थी अब्रॉड तक। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये एक कंट्री का, देखिएगा यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग देश देखने को मिल रहे हैं, और ये सभी कहीं ना कहीं एक ही अलग अलग, जैसे रशियन एम्पायर हो गया, ये हैब्सबर्ग का पार्ट हो गया, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, इसके अंदर कई अलग अलग देश है जो कि आज देश के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय देश नहीं थे, देश के रूप में डेवलप नहीं थे।
अब आते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि जैसे ही फ्रेंच आर्मी ने अपनी टेरिटरी बढ़ाना शुरू की, दैट मीन्स कर सकते हैं कि जो भी लोग फ्रांस के अंदर आना चाहते थे, खुशी खुशी उस टेरिटरी को अपनाना चाहते थे, उसको तो अपनाने का मौका मिला। जो ना अपना रहे थे, वहां पर नेपोलियन उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंचा अपनी आर्मी के साथ। फ्रांस आर्मी का एक काफी हद तक ब्रेव सोल्जर कर सकते, कमांडर कर सकते हैं, उसके रूप में नेपोलियन जो है आर्मी का हिस्सा था, क्योंकि नेपोलियन भी पहले एक आर्मी ये सोल्जर था, कमांडर था। बाद में वो जब 1799 में लौटा, डायरेक्टरी रूल को खत्म किया और उसके बाद वो पॉलिटिकल लीडर के रूप में निकल गया। और 1804 में तो उसने वो डेमोक्रेसी को खत्म करके मोनार्च को ही फिर से शुरू कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये नेपोलियन अलग अलग जगह जाके टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहा था, वहां पे फ्रांस के आइडिया को अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया था। किसी तरह से उसे वापस लौटना पड़ा। आखिरकार जब वो 1799 में पोलैंड की वॉर के बाद लौटा, तो वहां पे ये देखने को मिला कि नेपोलियन के आखिरकार डायरेक्टरी रूल खत्म करना पहले पॉलिटिक्स में घुसा, के बाद धीरे धीरे उसने अपने सपोर्ट में लोगों को खड़ा किया, अपने आइडियाज को रखा और 1804 में पूरी तख्ता पलट, दैट मीन्स कर सकते हैं कि यहाँ पे मोनार्च को खत्म करके, डेमोक्रेसी को खत्म करके मोनार्च को ही लेके आ गया। और यहाँ पे ये देखना होता है कि नो डाउट कि फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी, मोनार्च आ चुका था, लेकिन ये लोगों का मानना था कि ये पुरानी डेमोक्रेसी से काफी अच्छी मोनार्च है, अभी जो मोनार्च नेपोलियन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। अब यहाँ पे देखने को मिला, जैसे नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैज incorporated revolutionary principles in order to make the whole system and that means देखने को मिलता है कि नेपोलियन ने नो डाउट डेमोक्रेसी को खत्म किया, लेकिन एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को तैयार किया जो कि रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स जो आज़ादी हुआ के समय जो संघर्ष लड़ाई गई, उनकी जो सोच थी उनको भी अडॉप्ट किया गया और एक रैशनल और इफिशिएंट मोनार्च को तैयार किया गया। इसी में नाम निकल के आता है ये सिविल कोड ऑफ 1804। इसी को कहीं कहीं नेपोलियनिक कोड के रूप में भी जाना जाता है, सही है, यूजुअली नोन एज कोड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेपोलियनिक कोड के अंदर क्या था। पहला कि किसी को भी बर्थ से प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स पहले क्या था कि राजघराने में हम जन्मे थे, हम राजा ही होंगे, दैट मीन्स अब हेराची को खत्म कर दिया गया। हेराची को खत्म करने के साथ ही क्या हुआ कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और होता है कोई ऐसा नहीं कि जो राजघराने में काम करे उसके वंशज को ही राजघराने में काम करने का ऑप्शन मिला, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हेराची को खत्म किया गया। दूसरा, इक्वलिटी लाया गया, दैट मीन्स नो वन अबव फ्रॉम द लॉ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा, सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल कानून को प्रोवाइड किया गया, दैट मीन्स लॉ को प्रोवाइड किया गया। इन सब के अलावा ये भी देखने को मिला कि धीरे धीरे उस फ्रेंच जो थे अलग अलग देशों को कंट्रोल कर, जैसे डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। नेपोलियन ने इन सब जगह पे अपना कब्जा धीरे धीरे करना शुरू किया और सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स लेके आए। उन्होंने कुछ अलग अलग चेंजेस भी किए, जैसे सबसे पहला हो गया फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, दैट मीन्स वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जो लगान था उसको काफी हद तक खत्म, जो पूंजीवादी लोग थे जो टैक्सेस कलेक्ट किया करता था उस टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। दूसरा हो गया, अब वहां पे मोनार्ची सिस्टम को खत्म किया गया, पीजेंट्स को जो स्लैवरी सिस्टम था, दैट मींस यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल ड्यूज, तो मैनुअल ड्यूज और पीजेंट्स वगैरह जो थे तो फ्रीड किया गया, दैट मीन्स आजाद किया गया कि अब आप गुलामी नहीं कर सकते, आप आजाद हो। और जो भी पहले के आपके पुराने ड्यूज थे, जो पहले आप छोटे मोटे काम किया करते थे, उससे आपको आजादी मिल जाती है। सबके अलावा शहरों में भी ये देखने को मिला लोगों को गिल्ड रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिली, दैट मीन्स पहले क्या था कि शहर है तो अमीरों का शहर होता था, गरीबों को आने की आजादी नहीं थी। और
अलग अलग जगह दैट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको काफी हद तक खत्म कर दिया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस थे आने जाने पे उसको खत्म किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया। जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, नए बिजनेसमैन थे, उन सबको मौका मिला नेपोलियन के इस राज में, ताकि वो आगे बढ़ सके और वो सब इस नए फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। जो भी बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे पैमाने पे बिजनेस किया करते थे, उनको नेपोलियन के राज में इस तरह से कहा जाए तो बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ अपनाया जो कि स्टैंडर्डाइज वेट करेगा, मेजर्स करेगा, एक कॉमन नेशनल करेंसी लाएगा जो कि पूरे देश में अप्लाई होगा। तो ये एक देश से दूसरे देश जाने के बाद करेंसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, करेंसी दूसरे करेंसी का यूज नहीं किया जाएगा, एक ही करेंसी से हम खरीदेंगे भी और एक ही करेंसी में बेचेंगे। पहले होता क्या था कि सपोज करो यहाँ से कुछ सामान लेके गए, इसका मेजरमेंट कुछ अलग है, दूसरे जगह उसका मेजरमेंट कुछ अलग हो गया। दैट मीन्स यहाँ से अगर कम मेजरमेंट वाला सामान ज्यादा मेजरमेंट में बिक रहा है तो हमको तो फायदा है, लेकिन ऐसा भी कोई प्लेस तो होगा जैसे वहां से लेके आए यहाँ हमको नुकसान हो गया भाई। दैट मीन्स अलग अलग जगह पे इन सब चीजों फायदे नुकसान को देखते हुए कुछ जगहों पे बिजनेस फैल ही नहीं रहा था। और इसी इकोनॉमिकल सर्वे के बाद उसने कहा, ने कहा कि हमें एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट और यूनिफॉर्म करेंसी की जरूरत है, तो कि सेंट्रलाइज करेंसी हो, सेंट्रलाइज वेटिंग सिस्टम के रूप में क्या है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स का रेशियो बढ़े। दैट मीन्स सामान एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो ज्यादा बिजनेस होगा, और ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट होंगे, ताकि देश डेवलप होगा। इन सब के अलावा ये भी देखने को मिला कि how in the areas conquered, the reactions in the local population to French rule were mixed initially in the many places such as Holland and Sweden, as well certain cities like Brussels. यहाँ पे ये देखने को मिला कि जैसे जैसे नेपोलियन कई इलाकों में गए तो उनका आना अलग अलग रिएक्शंस के साथ हुआ। जैसे कहीं जगहों पे उनका स्वागत फूलों के साथ हो, दैट मीन्स कर सकते हैं तो उनको आजादी के दूतों के रूप में माना गया, दैट मीन्स हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, जो हमारे लिए आजादी लेकर आ रहे हैं, हमारे लिए फ्रीडम लेकर आ रहे हैं। जैसे वहां पे देखने मिला कि ब्रुसेल्स में, मेंज में, मिलान में, वॉर्सो में तो काफी तक स्वागत के साथ किया। ये फ्रेंच आर्मी वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। लेकिन इनिशियल इंथ्यूजम, धीरे धीरे शुरुआत, उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं एक उदासी में चेंज हो रही थी। शुरुआत में लोग इतना खुश हैं, उदास क्यों रहे थे? उसका मेन रीजन ये था कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो थे वो कहीं ना कहीं हाथ दर हाथ, दैट मीन्स एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते सिस्टम कुछ बदल जाता था। पॉलिटिकल फ्रीडम में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता था। जैसे नेपोलियन था, वहां पे जो रहने वाले जो लोग थे वो अपने आप को राजा मानने लगे, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से लोग नाराज होना शुरू हो गए। इसके अलावा नेपोलियन ने कुछ ऐसी चीजें भी की, कुछ सेंसरशिप को भी लेके आया, जिस कारण से वहां पे लोग काफी हद तक नाराज हो गए। जैसे पहला हो गया इंक्रीज टैक्सेशन, censorship, forced conscription into the French army required to conquer the rest of the Europe, all seemed to outweigh the advantage of administrative changes. That means कर सकते हैं कि टैक्स का भरना, दूसरा सेंसरशिप, दैट मीन्स अलग अलग चीजों पे बंदिशें लगाना, फ्रेंच आर्मीज की बाकी यूरोप में जबरन घुसकर उनको अपने हिस्से टेरिटरी बनाना, ये सारी चीजें जो है वो लोगों के नाखुश होने के कारण बने, जिस कारण से लोग नेपोलियन के आर्मी से नाखुश होने लगे, फ्रांस के रूल से नाखुश होने लगे। और इसी का कह सकते हैं कि कारण था कि यहाँ पे ये एडवांटेजेस जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का वो दूसरा रूप लेने लगे। दैट मीन्स पहले लोग खुश थे, लेकिन धीरे धीरे लोग नाराज भी होने लगे। और यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे फर्स्ट पॉइंट समाप्ति होती है। जो भी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा तो सारा यहीं पे खत्म। तो आई होप लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और
सब्सक्राइब करो अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है। गुड चॉइस। See you soon. Next video topic, making of nationalism in Europe. Okay, bye.